हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विच इज़ ऑल्सो नोन एज एलपीपी। और आज हम सीखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकली टर्म्स में फॉर्मुलेट कैसे करना है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस हम करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एलपीपी, दैट इज़ मीनिंग ऑफ एलपीपी, वेयर इट इज़ यूज्ड एंड व्हाई इट इज़ यूज्ड। सो फ्रेंड्स, एलपीपी इज़ एन optimization technique. Now what is optimization? Means maximization or minimization, which is used in different fields, in industries, in production, in transportation, even in hospitals, airlines. Why it is used? To optimize the use of limited resources to get maximum profit at minimum cost. तो स्टूडेंट्स स्पेशली यूज्ड इन फॉर बिजनेस पर्पस, जहाँ पर हम चाहते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट मिनिमम कॉस्ट में, बट द प्रॉब्लम इज लिमिटेड रिसोर्सेज। वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज लाइक मैन पावर, रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन। तो लिमिटेड रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है एट मिनिमम कॉस्ट, तो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी विल हैंडल इन LPP। नेक्स्ट आर द टर्म्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। जो हम टर्म्स यूज करेंगे, तो फर्स्ट वन इज डिसीजन वेरिएबल। किसे बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल्स? द वेरिएबल इन्वॉल्व इन LPP हुज वैल्यूज आर टू बी डिटरमाइंड। जिनके बारे में हमें डिसीजन लेना है, जिनके बारे में हमें डिसाइड करना है कि कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए या वॉटेवर, जो भी रिलेटेड जिनके बारे में हम डिसाइड करेंगे, उन्हें हम बोलेंगे डिसीजन वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये प्रॉब्लम लिखी है, तो यहाँ पर x1 एंड x2 ये क्या है? दीज आर डिसीजन वेरिएबल, क्योंकि इनकी वैल्यूज हमें निकालनी है। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सेकेंड टर्म इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मीन्स इट इज द लीनियर फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। ये वो फंक्शन है जिसे या तो हमें मैक्सिमाइज करना है या फिर मिनिमाइज। जैसे यहाँ पर z, ये z फंक्शन को हम क्या करना चाहते हैं? मैक्सिमाइज। तो ये जो z है ये वेरिएबल्स की टर्म्स में लिखा है, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, एम है कि हम इसे मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। थर्ड इज द कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट मीन्स द लिमिटेड रिसोर्सेज, द रेस्ट्रिक्शंस, द लिमिटेशंस। जो भी प्रॉब्लम से रिलेटेड हमें लिमिटेशंस हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। जैसे यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट्स हैं। अब ये तीन टाइप के हो सकते हैं। तीन टाइप में ये लेस देन इक्वल टू भी हो सकते हैं, और ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकते हैं, और इक्वल टू भी हो सकते हैं। तो कॉन्स्टेंट दे आर ऑफ थ्री टाइप: लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इक्वल टू। एंड वन मोर इज देयर, दैट इज नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट। जिनके बारे में डिसीजन लेना है, जो भी हम प्रॉब्लम करेंगे वो क्या होने चाहिए? नॉन नेगेटिव, मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं x1 एंड x2, तो x1 भी पॉजिटिव होना चाहिए एंड x2। सो स्टूडेंट्स, फॉर्मुलेशन ऑफ LPP करेंगे टू टाइप्स की, वन इज़ फॉर मैक्सिमाइजेशन एंड वन इज़ फॉर मिनिमाइजेशन। तो स्टेप्स क्या है? वी हैव टू फॉलो फर्स्ट, तो जो भी वर्ड प्रॉब्लम दी होगी, रीड एटलीस्ट ट्वाइस, 2 बार रीड करना है कम से कम। देन द फर्स्ट स्टेप, आफ्टर रीडिंग दिस यू हैव टू राइट दिस इन टेबुलर फॉर्म। उसे टेबुलर फॉर्म में लिखना बहुत ज़रूरी है। एंड देन डिसीजन वेरिएबल लिखना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना है, एंड देन कॉन्स्टेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रीड करते हैं क्वेश्चन को। एक कंपनी 2 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, A एंड B। ए को मैन्युफैक्चर करने के लिए मशीन आवर्स लगते हैं 1.5, लेबर आवर्स लगते हैं 2.5। प्रोडक्ट बी के लिए मशीन आवर्स है 2.5 एंड लेबर आवर्स है 1.5। एक मंथ में मशीन की अवेलेबिलिटी कितनी है? 300 मशीन आवर्स, और लेबर कितने टाइम के लिए अवेलेबल है? फॉर 240। एंड द प्रॉफिट ऑन यूनिट ए एंड बी इज ऑल्सो गिवन।
सो वी हैव टू फॉर्मुलेट दिस. नाउ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जब भी दिया हुआ है मतलब वो प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन की. और प्रॉफिट किसके ऊपर दिया हुआ है? ए एंड बी. इट मीन्स डिसीजन वेरिएबल क्या होगा? ए एंड बी. सो लेट x1 नंबर ऑफ यूनिट्स ए, कितनी मैन्युफैक्चर करनी चाहिए? एक की यूनिट x1 मैन्युफैक्चर होनी चाहिए. और यूनिट्स ऑफ बी कितनी मैन्युफैक्चर होनी चाहिए? दैट इज x2. अब हम वापस से एक बार रीड करेंगे और इस प्रॉब्लम को हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे. तो जो भी हमारे डिसीजन वेरिएबल है जिनके बारे में हमें डिसाइड करना है वो ऊपर आने चाहिए. दैट इज ए एंड बी. और रिसोर्सेज हमारे साइड में आने चाहिए. रिसोर्सेज दो है, मशीन एंड लेबर. तो प्रोडक्ट ए को मशीन पे कितना टाइम लगता है? 1.5 आवर्स. और लेबर आवर्स कितने लगते हैं? 2.5. एंड फॉर मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ बी, 1 यूनिट ऑफ बी मशीन आवर्स चाहिए 2.5 एंड लेबर आवर्स चाहिए 1.5. नाउ ये दो रिसोर्सेज है और हमें पता है कि किसी भी कंपनी में रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं. तो मशीन जो हमारे पास अवेलेबल है दैट इज़ फॉर 300 आवर्स. उससे ज़्यादा उसे हम यूज़ नहीं कर सकते. और लेबर जो अवेलेबल है दैट इज़ फॉर 240 आवर्स. वो लिख दिया. नाउ प्रॉफिट, ए पर कितने का प्रॉफिट दिया है? ₹40. और बी पर कितना दिया है? रुपीज़. ए पर 50 एंड बी पर कितना है? ₹40. तो जब भी प्रॉफिट का क्वेश्चन आएगा समझ जाना कि ये मैक्सिमाइजेशन है. तो हमने ये टेबुलर फॉर्म में लिख दिया. नाउ द नेक्स्ट स्टेप, डिसीजन वेरिएबल हो गए ए एंड बी. ए हमने ले लिया x1 यूनिट और बी की हमने ले ली x2 यूनिट्स. नाउ नेक्स्ट इज, अब जो हमें लिखना है दैट इज आवर सेकेंड स्टेप आफ्टर डिसीजन वेरिएबल. दैट इज वी हैव टू राइट डाउन ऑब्जेक्टिव फंक्शन. यहाँ पर क्योंकि प्रॉफिट दिया हुआ है इसलिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा? मैक्सिमाइजेशन. तो मैक्सिमाइज z करना है हमें. अब कैसे? एक यूनिट पर प्रॉफिट है 50 रुपीज़ का. तो ए की कितनी यूनिट ली हमने? x1. तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 50x1. सिमिलरली बी की एक यूनिट पर प्रॉफिट हो रहा है 40 रुपीज़. तो x2 यूनिट पर कितना होगा? 40x2. दिस इज आवर टोटल प्रॉफिट. और इस प्रॉफिट को हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं. तो देयरफॉर सेकेंड स्टेप में हमने लिखा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज z 50x1 प्लस 40x2. Now the next step, third step is we have to write down the constant subject to. What are the limitations here? In this question there are two types of limitation, machine hours and labor hours. तो वो लिखते हैं 1 यूनिट के लिए मशीन आवर्स कितने चाहिए? 1.5. तो ए की कितनी यूनिट है? x1. तो 1.5 x1. सिमिलरली बी के लिए 2.5 चाहिए. तो x2 यूनिट्स के लिए कितना टाइम हो जाएगा? 2.5 x2 एंड इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 300. क्योंकि मशीन हमारे पास ओनली 300 आवर्स के लिए अवेलेबल है. तो लेस देन इक्वल्स टू 300. दिस इज फर्स्ट कॉन्स्टेंट. एंड सेकेंड इज फॉर लेबर. लेबर के लिए ए प्रोडक्ट को कितने आवर्स लगते हैं? 2.5. तो ये हो जाएगा 2.5 x1 प्लस 1.5 x2 एंड इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 240. क्योंकि लेबर हमारे पास अवेलेबल है 240 के लिए, तो इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 240. नाउ द लास्ट एंड द फोर्थ स्टेप, दैट इज नॉन नेगेटिविटी. एंड ये ध्यान में रखो कि हर एक प्रॉब्लम के लिए कॉमन है. तो यहाँ लिखेंगे x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. सो दिस इज हाउ टू फॉर्मुलेट एन LPP प्रॉब्लम. ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्ट टू, देन नॉन नेगेटिव.
सो नेक्स्ट अभी हम करेंगे मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम. हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन. प्रॉफिट से रिलेटेड है मतलब मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट से रिलेटेड है मतलब मिनिमाइजेशन. तो यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो P1 P2 की कॉस्ट दी है और पहले वाले में A और B का प्रॉफिट दिया था. तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है और टेबल तैयार करना है. दो न्यूट्रिएंट्स हैं N1 N2, दोनों अवेलेबल है. प्रोडक्ट है P1 P2 मतलब P1 P2 दो प्रोडक्ट है, उसमें न्यूट्रिएंट्स जो अवेलेबल है वो है N1 और N2. तो मिनिमम डेली इनटेक कितनी ज़रूरी है. न्यूट्रिएंट N1 की 30 इनटेक ज़रूरी है और N2 की 40 ज़रूरी है. नाउ कॉस्ट दी है P1 एंड P2 की ₹100 एंड ₹150 and it is given that 1 unit of P1 contain 3 unit of N1 and 5 unit of N2. Similarly it is given for P2 also. Now formulate as LPP. तो एक बार पढ़ने से क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, 2 बार 3 बार 4 बार पहले क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद उसी को टेबुलर फॉर्म में लिखना है. तो अब मैं आपके सामने इसको टेबुलर फॉर्म में बनाने जा रही हूँ. यहाँ पर लिखेंगे, याद रखो ऊपर हमेशा लिखने हैं प्रोडक्ट और नीचे साइड में लिखने हैं क्या, रिसोर्सेज. तो प्रोडक्ट कौन से हैं, P1 एंड P2. ओके. रिसोर्सेज कौन से हैं, N1 एंड N2. अब रिसोर्सेज किसे कहेंगे, जिस पर लिमिटेशन रहती है. तो लिमिटेशन किस पर है, यहाँ पर N1 और N2 पर, कि N1 हमें मिनिमम इनटेक, हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है बॉडी में. तो रिक्वायरमेंट के लिए हमें एटलीस्ट 30 तो चाहिए और N2 कितना चाहिए, 40. नीचे हमने पहले वाले प्रॉब्लम में प्रॉफिट लिखा था, यहाँ पर हम कॉस्ट लिखेंगे. कॉस्ट हो जाएगा ₹100 और इसकी कॉस्ट दी है ₹150. नाउ N1 में द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ये हो गया. नाउ 1 यूनिट ऑफ P1 कंटेन्स, P1 में क्या दिया है, 3 यूनिट ऑफ N1 एंड 5 यूनिट्स ऑफ N2 एंड 1 यूनिट ऑफ P2. P2 प्रोडक्ट में क्या है, 5 यूनिट्स ऑफ N1 एंड 7 यूनिट ऑफ N2. तो स्टूडेंट्स घबराना नहीं है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन एक बार रीड करने से समझ में नहीं आएगा, 2 से 3 बार क्वेश्चन को रीड करना है. रीड करने के बाद ये टेबुलर फॉर्म में लिखना है और उसके बाद अपने 4 स्टेप फॉलो करने हैं. तो कौन कौन से हैं वो 4 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप क्या लिया था हमने, डिसीजन वेरिएबल. तो मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ. फर्स्ट स्टेप इज डिसीजन वेरिएबल. यहाँ पर डिसीजन वेरिएबल कौन कौन से हैं, P1 एंड P2. सो X1 हमने ले लिया नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ P1 एंड X2 ले लिया नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ P2. ये हो गया डिसीजन वेरिएबल. सेकेंड स्टेप इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन. अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम आएगी. ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पर मिनिमाइजेशन का है केस, क्योंकि कॉस्ट दी हुई है. तो मिनिमाइजेशन Z. नाउ 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 100 और हमने तो P1 की कितनी यूनिट्स ली है, X1. तो ये हो जाएगा 100 X1 और P2 की है कॉस्ट 150 और हमने कितनी यूनिट ली है, X2. तो यहाँ पर हमारा सेकेंड स्टेप खत्म होता है, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव फंक्शन. अब हम आते हैं थर्ड स्टेप, दैट इज़ सब्जेक्ट टू. सब्जेक्ट टू मतलब रेस्ट्रिक्शंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में इम्पोज की गई है. तो वो इम्पोज की गई है N1 और N2 में, कि N1 का इनटेक 30 यूनिट्स होना ही चाहिए. तो N1 1 यूनिट से कितना मिलता है, 3 N1 की. तो इधर मिल जाएगा 3x1 और इधर से मिलेगा 5x2 एंड इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 30 या 30 से ज़्यादा होना चाहिए. एंड सिमिलरली फॉर N2 5x1 प्लस 7x2 इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू
40. Now the last step, that is non-negativity. So non-negativity में क्या आएगा? That is x1 x2 both should be greater than 0. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हमने डिस्कस की दो टाइप की प्रॉब्लम्स. वन इज मैक्सिमाइज z एंड अदर वन इज टू मिनिमाइज z. नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्मुलेट की हुई प्रॉब्लम्स जो आज हमने फॉर्मुलेट किए इनका ग्राफिकल सॉल्यूशन से सॉल्व करेंगे और हम डिसीजन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे. तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो.